मेरी सौतेली बहन ने पापा के कपड़े जला दिए और आरोप मुझ पर लगा दिया। मेरे सौतेले पिता ने नफ़रत से मुझे देखा और फिर डंडा उठाकर मुझे मारने लगे। इतना मारा कि मेरी हालत ख़राब हो गई। सौतेली बहन हंसने लगी। मैंने रोते हुए अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन मेरी माँ बेबस थी और मैं रोते हुए भगवान से न्याय मांगने लगी। और फिर उसी शाम मेरी सौतेली बहन की चीखों से सारा घर गूंज उठा, क्योंकि मैं किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी और मेरी सौतेली बहन बरामदे में बैठी मज़े से मोबाइल चला रही थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी, सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। जब मैं मम्मी को कहती तब भी वो मुझे ही समझाने लगती। नम्रता, मेरे लिए एक कप चाय बना कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं किचन में खड़ी अभी सब्ज़ी बना रही थी कि मुझे माधुरी की आवाज़ आई। वो बरामदे में बैठे बैठे ही मुझे चाय बनाने का कह रही थी। माधुरी, तुम खुद आकर चाय बना लो, मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ और फिर रोटी भी बनानी है। अगर खाना बनाने में देर हो गई तो फिर पापा नाराज़ हो जाएंगे। मैंने हांडी में चम्मच लाते हुए जवाब दिया। इसके बाद उसकी कोई आवाज़ ना आई तो मैं भी अपने काम में लग गई। मगर अगले ही पल पापा किचन में आए और मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मना करने की? तुम इस घर में उसी के कारण हो। अगर वो ना होती तो आज तुम भी यहाँ पर ना होती। आगे से तुमने उसको किसी काम से मना किया तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। पापा गुस्से से किसी बिफरे शेर की तरह मुझ पर दहाड़ रहे थे। मुझे बातें सुनाने के बाद वो तो चले गए, मगर मैं वहीं खड़ी आंसू बहाती रह गई। मैं उस समय को कोसने लगी जब मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी। मेरी उम्र उस समय सिर्फ 8 साल ही थी जब मेरे पापा का देहांत हो गया था और मेरी नानी ने मेरी मम्मी की शादी राजेश से कर दी। इसीलिए वो हर समय मुझे मारते पीटते रहते थे, क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ही दूसरी शादी की थी, क्योंकि उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थी। माधुरी और मैं लगभग एक ही उम्र के थे। माधुरी कोई काम नहीं करती थी और उल्टा मुझे हर समय मार पड़वाती रहती थी। मैं किचन में कुर्सी पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। अब मम्मी भी वहाँ पर आ चुकी थी और मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अब तो ये रोज़ का नियम बनता जा रहा था। माधुरी आए दिन मेरी कोई ना कोई शिकायत करके मुझे पापा से मार पड़वाती रहती। नम्रता बेटा, बस कर, चुप हो जा। हालत देखिए अपनी, इस तरह तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मम्मी मुझे गले से लगाते हुए बोली। मम्मी, आप हर समय मुझे समझाती रहती हैं, कभी इस माधुरी को भी समझा दिया करें। आखिर मेरी गलती क्या थी कि उसने जाकर पापा को शिकायत लगा दी? मैंने तो बस उससे इतना ही कहा था कि चाय खुद बना ले। मैं रोती आवाज़ के साथ मम्मी को सारी बात बता रही थी। बेटा, तुम्हारे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन बेटा, तुम ये भी जानती हो कि मैं माधुरी को नहीं समझा सकती, वरना वो उल्टी सीधी बातें अपने बाप को लगा देगी और फिर तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुश्किल में आ जाऊंगी। जब मैं मुश्किल में आऊंगी तो हमारा इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बेटा, तुम समझो इस बात को। मम्मी गीली आवाज़ के साथ मुझे समझा रही थी। उनकी बात तो मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन मुझे अपने सौतेले पापा पर अफसोस भी हो रहा था कि आखिर वो कैसे इंसान हैं। क्या उन्हें सच और झूठ में अंतर नज़र नहीं आता? अब मम्मी किचन में खड़ी माधुरी के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि बार बार पापा बाहर से चाय के लिए आवाज़ें लगा रहे थे। मैं भी हिम्मत करके उठी और आटा गूंदने लगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें काम करने नहीं दे सकती थी। चाय तो उन्होंने बना ली थी, लेकिन मैं अब उन्हें और किचन में खड़ा नहीं रख सकती थी। मैंने उन्हें चाय के साथ बाहर भेज दिया और ख़ुद आटा गूंदने लगी। मैंने आटा गूंद कर रख दिया और उसके बाद फिर से सब्ज़ी बनाने लगी, क्योंकि सब्ज़ी अभी अधूरी रखी थी। जैसे ही शाम होने लगी तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। पापा रात को जल्दी खाना खाते थे और अगर खाने में ज़रा भी देर हो जाती तो फिर मेरी शामत आ जाती। सब्ज़ी तो मैं बना चुकी थी। अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। तवा गैस पर रखा और जैसे ही पहली रोटी तवे पर डाली तो पीछे से माधुरी की आवाज़ सुनकर रुक गई। आगे से मेरी किसी काम में इनकार मत करना, वरना आज से भी बुरा हाल करवाऊंगी। और हाँ, मेरे लिए अलग से चिकन बना दो, मुझे सब्ज़ी नहीं खानी। वो आदेश देते हुए वहाँ से निकल गई और मैं सर पकड़ कर रह गई। मैं कैसे अब इतनी जल्दी चिकन बना सकती थी? फिर मैं चुपचाप रोटी बनाती रही, क्योंकि रोटी बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। अभी मैं रोटी ही बना रही थी कि पापा की आवाज़ आ गई। वो बाहर से वापस आ चुके थे। उनकी आवाज़ सुनकर तो मेरे दिल में घबराहट होने लगी, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं लगाया था। मैंने जल्दी जल्दी रोटी तवे पर डाली और फ्रिज की तरफ आ गई ताकि ठंडा पानी निकाल सकूं। पानी निकालने के बाद मैं फिर से तवे की ओर भागी। जैसे ही रोटी के पास पलटी तो मेरी मुश्किल और बढ़ गई। रोटी जल चुकी थी। मैं तो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में
एक और नुकसान कर बैठी थी। अब मैंने दूसरी रोटी तवे पर डाल दी और जली हुई रोटी को सूखी रोटियों के डिब्बे में डाल दिया। मैं वहीं पर खड़ी रोटी को बनाने लगी, क्योंकि अब मैं साथ साथ और काम नहीं कर सकती थी, वरना ये रोटी भी जल जाती। और अब तो और आटा भी नहीं था जिससे मैं और रोटी बना पाती। वो रोटी बनाने के बाद मैंने गरम गरम रोटियां टेबल पर रख दी और सब्जी भी बाउल में डालकर टेबल पर सजा दी। अब सिर्फ सलाद और पानी ही रखना रह गया था। मैं अब जल्दी जल्दी सलाद काट रही थी। मम्मी किचन में आई तो उन्होंने सलाद काटने में मेरी मदद कर दी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसी समय पापा आ गए और डाइनिंग टेबल पर भी बैठ गए। उनके साथ साथ माधुरी भी आ चुकी थी। जैसे ही सलाद तैयार हुई तो मम्मी भी जाके खाने पर बैठ गई। मैंने ठंडी पानी का जग तैयार किया और मैं भी मम्मी के साथ जाकर बैठ गई। पापा ने खाना शुरू कर दिया था, लेकिन माधुरी वैसे की वैसे ही बैठी रही। माधुरी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? पापा की आवाज़ पर मैंने चेहरा ऊपर करके देखा तो माधुरी मुंह पर 12 बजाए बैठी थी। बेटा खाओ ना, खाना क्यों नहीं खा रही, क्या हुआ है? पापा बड़े प्यार से माधुरी से पूछ रहे थे। वो माधुरी के बिल्कुल साथ ही बैठे थे। पापा, मुझे सब्ज़ी नहीं खानी। मैंने नम्रता से कहा भी था कि मेरे लिए चिकन बना दे, मगर ये तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। माधुरी चेहरे पर मासूमियत सजाए पापा के कान भरने लगी थी। उसने पापा से ये नहीं बताया कि वो अभी 6-7 मिनट पहले ही मुझसे कह कर गई थी। वो तो ऐसे कह रही थी कि जैसे मैंने जानबूझकर ही उसका काम नहीं किया। माधुरी की बात सुनी तो पापा आंखों में गुस्सा लिए मेरी ओर देखने लगे। अनीता, तुम अपनी बेटी को समझा लो। अगर उसने माधुरी को तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे उसके मामा के पास भेज दूंगा। पापा गुस्से में आकर मम्मी से कह रहे थे और मम्मी बेचारी सर हिलाकर रह गई। नम्रता, तुम अभी बैठ उठो और मेरी बेटी के लिए चिकन बनाओ। पापा ने मुझे आदेश सुनाया तो मैं तुरंत ही टेबल से उठ खड़ी हुई। अभी अभी मैंने अपनी प्लेट में सब्जी डाली थी। मैंने तो अभी एक और भी ना लिया था और मुझे वहाँ से उठना पड़ा। मैंने जैसे ही फ्रिज में रखा हुआ चिकन निकाला तो मुझे रोक दिया गया। पापा, मैं कब तक चिकन बनने के इंतज़ार में बैठी रहूँगी? मुझे खाना ही नहीं खाना। ये कहकर माधुरी वहाँ से जाने लगी, लेकिन पापा ने उसे रोक लिया। मेरी बेटी, तू क्यों उदास होती है? मैं अभी जाकर तेरे लिए बाजार से खाना लेकर आता हूँ। ये कहते ही साथ ही पापा उठ गए और माधुरी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं दोबारा से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और खाना खाना शुरू कर दिया। 15 मिनट के अंदर ही पापा बाजार से खाना लेकर आ गए, जो माधुरी ने बड़े मज़े से खाया। बाहर का खाना देखकर तो मेरा भी दिल ललचाया, मगर पापा ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं थोड़ा भी नहीं खाऊंगी। वो चिकन बिरयानी के 2 डिब्बे लाए थे और एक डिब्बा अभी भी वैसे का वैसा पड़ा था, जो माधुरी ने फ्रिज में रख दिया था कि वो सुबह खाएगी। मैं कमरे में बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। वैसे तो इस बार पापा ने मुझे मारा नहीं था, लेकिन उनकी बातें मेरे लिए काफ़ी थीं। वो कह रहे थे कि वो मुझे मामा के पास भेज देंगे, और मामा के घर का नाम सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मामी का व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता था। जब कभी मैं मम्मी के साथ मामा के घर जाती तो मामी हमें घर से बाहर निकाल देती और कहती कि उनके घर पर हमारे लिए कुछ नहीं है। वहीं लेटे लेटे ही मैंने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं माधुरी की कोई बात नहीं टालूंगी। यही उपाय था जिससे मैं इस घर में मैं रह सकती थी। मैंने चेहरा मोड़कर माधुरी का बिस्तर देखा तो वो अब तक खाली था। उसके खाली बिस्तर को देखकर तो मेरे आंसू में और भी तेज़ी आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस समय भी पापा के पास होगी और मेरे खिलाफ पापा के कान भर रही होगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी आंखें साफ करके सोने की कोशिश करने लगी। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं नींद की वादियों में खो गई। कामचोर, आखिर कब तक सोती रहोगी? जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। माधुरी की आवाज़ पर मेरी नींद खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और बाहर की ओर भागी, क्योंकि 7:30 बजे मुझे माधुरी को नाश्ता तैयार करके देना होता था। माधुरी कॉलेज जाती थी और मैं सारा दिन घर में रहती थी। मैंने इंटर कर रखा था और माधुरी इस समय बीएससी की छात्रा थी। पापा ने मुझे आगे एडमिशन ना लेने दिया, इसलिए मैं घर पर बैठ गई। इंटर में मेरे माधुरी से ज़्यादा नंबर आए थे, मगर फिर भी पापा ने आगे पढ़ने से मना कर दिया। मैंने मुंह हाथ भी ना धोया और किचन में खड़ी माधुरी के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं जानती थी कि अगर थोड़ी भी देर हो गई तो फिर मुझे मार पड़ेगी। मैंने जल्दी जल्दी माधुरी का नाश्ता तैयार करके उसके कमरे में पहुंचा दिया और ख़ुद बाथरूम में घुस गई। मुझे खुद से बहुत अधिक घिन आ रही थी। मैं नहाए बिना ही काम पर लग गई थी। जैसे ही मैं नहाकर बाहर निकली तो माधुरी घर पर नहीं थी। वो नाश्ता करके कॉलेज जा चुकी थी। नहाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई।
क्योंकि मुझे पापा के लिए भी नाश्ता बनाना था। पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले जाते थे। उसके बाद मैं और मम्मी घर पर अकेले रह जाते थे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर पापा को भी नाश्ता करवा दिया और उसके बाद घर के कामों में लग गई। सारा दिन ही मैं घर के कामों में लगी रही, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत ख़राब थी और वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप पापा से कहो कि वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएं, मगर उन्होंने मुझे रोक दिया। वो बेचारी भी मेरी तरह बेबस ही थी। वो जानती थी कि पापा उनकी बात नहीं मानेंगे। दोपहर के 1 बजे माधुरी वापस आई और आते साथ ही मुझे अपनी रात की बिरयानी गर्म करने के लिए कहा। तो मैं जल्दी से किचन में आ गई। मैं तो घनचक्कर बनकर रह गई थी। वो कॉलेज से वापस आ चुकी थी और मैं अभी तक घर के कामों में लगी हुई थी। उसे बिरयानी गर्म करके देने के बाद मैं मम्मी के कमरे में आ गई ताकि उन्हें कुछ खिलाकर दवाई दे दूं। मम्मी उठ जाइए ना, मैं आपके लिए चाय और बिस्किट लाई हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं मम्मी के माथे को छूते हुए बोली। उनका शरीर अब भी तप रहा था। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे आराम करने दो, मम्मी ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। नहीं मम्मी, अब मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जब आप दवाई नहीं लेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी, और दवाई लेने के लिए कुछ खाना ज़रूरी है। मैं ये कहने के साथ साथ उन्हें उठा भी रही थी। अब मैंने उन्हें पलंग के साथ टेक लगाकर बिठा दिया और उन्हें बिस्किट खिलाने लगी। मम्मी को बिस्किट खिलाने के बाद उन्हें दवाई देकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही शाम के खाने की तैयारी करूँगी। जैसे ही मैं कमरे में जाकर लेटी तो मुझे टीवी चलने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगीं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो माधुरी टीवी पर कोई शो देख रही थी। जब मैं कमरे में आई थी तब तो वो यहाँ पर नहीं थी, शायद वो छत पर गई होगी। लेकिन अब तो वो मुझे सोता पाकर ऊंची आवाज़ में टीवी चलाकर बैठ गई थी। माधुरी प्लीज़ आवाज़ थोड़ी कम कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने बड़े आराम से उससे बस इतना ही कहा कि वो गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? ये मेरा घर है, ना कि तुम्हारा, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने कमरे से भी निकलवा सकती हूँ। वो मुझ पर फट पड़ी और मैं सर पकड़कर रह गई। माधुरी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम टीवी बंद कर दो। मैंने तो बस इतना ही कहा है कि आवाज़ थोड़ी कम कर दो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसका गुस्सा तो किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? मैं नहीं समझती कि तुम मुझसे क्या कह रही हो। तुम यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो और तुम्हें आराम करने का भी समय नहीं मिलता। वो गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। मैंने तो बस उससे इतना ही कहा था कि तुम समझी नहीं, मगर वो तो इस बात को भी गलत तरीके से ले गई। मैं तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी, तुम याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। टीवी अभी भी वैसे का वैसा ही चल रहा था। मैं बिस्तर से उठी और टीवी बंद कर दिया। मेरा सर घूम रहा था। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो मुझे तुरंत ही नींद आ गई। 2 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैं थोड़ा फ्रेश हो चुकी थी। मैं मम्मी के कमरे में गई ताकि उनकी तबीयत का पूछ सकूं। मम्मी अब भी वैसे ही लेटी थी। उनकी तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं आया था। मैंने देखा कि माधुरी अभी अभी उनके कमरे से निकल कर गई है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा करके जा रही हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं चुपचाप किचन में आ गई, क्योंकि मुझे अब रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। मैं किचन में काम कर रही थी कि पापा के चिल्लाने की आवाज़ें आईं। वो मुझे बाहर बुला रहे थे। मैं जैसे ही बाहर गई तो पापा ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। माधुरी भी वहीं की पर खड़ी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों तुमने मेरे कपड़ों को जलाया है? अगर काम करने का सलीका नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से चलता करूँ और तुम्हारी जगह पर कोई काम वाली रख लूँ। पापा गुस्से से पागल हो रहे थे। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई थी। माधुरी अब भी हंस रही थी। इससे साफ पता चल रहा था कि उसने ही पापा के कपड़े जलाकर सारा आरोप मुझ पर डाल दिया है। पापा, मैंने आपके कपड़े नहीं जलाए। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे जले। मैं तो अच्छे तरीके से इस्त्री करके गई थी। मैंने रोती हुई आवाज़ के साथ अपनी सफाई देनी चाहिए तो पापा का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं खुद अभी अपने जले हुए कपड़े देख कर आ रहा हूँ। इस बार पापा ने आंगन में रखी बड़ी लाठी उठाई और मुझे पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे। पापा ने मुझे इतना मारा कि मेरी हालत ख़राब हो गई। माधुरी अब भी हंस रही थी। उसके बाहर निकलते दांत पापा ने भी देख लिए थे, मगर फिर भी उससे कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा कि आखिर वो सच बोल रही है या झूठ।
मुझे अधमरा करने के बाद पापा वहाँ से चले गए। मेरे रोने की आवाज़ें सुनकर मम्मी भी वहीं पर आ चुकी थी। मैंने रोते हुए अपनी माँ की ओर देखा तो वो बेचारी भी आंसू बहाने लगी। वो भी मेरी तरह ही बेबस थी। माधुरी वहाँ से चली गई और मम्मी को पापा ने बुला लिया। मैं हाथ उठाकर आसमान की ओर देखते हुए भगवान से न्याय मांगने लगी। कुछ देर तो मैं वहीं ज़मीन पर बैठी भगवान से बातें करती रही। उसके बाद हिम्मत करके उठी और किचन में आ गई, क्योंकि काम तो मुझे ही करना था। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। आज खाना जल्दी ही खा लिया गया था। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी चोटों पर दवा लगा रही थी कि अचानक से मुझे अपनी सौतेली बहन की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। उसकी चीखें इतनी तेज़ थी कि सारा घर ही गूंज उठा। उसकी चीखें सुनकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। मम्मी भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थीं। माधुरी की चीखें छत से आ रही थीं। हम दोनों भी छत की ओर भागे, मगर सामने का दृश्य देखकर तो हमारे पैर बर्फ़ की तरह जम गए। माधुरी ज़मीन पर बैठी आंसू बहा रही थी और पापा उसके सर पर खड़े चिल्ला रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये खून गंदा निकलेगा। क्यों बुलाया था तुमने उस लड़के को छत पर? पापा उस पर गुस्सा कर रहे थे और वो सिसकियों के साथ रो रही थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। क्यों हर रोज़ ही माधुरी कमरे से गायब होती थी। मैं तो समझती थी कि शायद वो पापा के पास गई है, लेकिन वो तो छत पर जाती थी। कभी कभी तो मुझे भी लगता था कि वो फ़ोन पर किसी से बातें करती है, मगर आज तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। आज सारा सच सबके सामने आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मेरा बदला ले लिया हो। माधुरी ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने पापा के कपड़े जलाए हैं, तो उसका अपना सच भी पापा के सामने आ गया। क्या कर रही थी तू उस लड़के के साथ? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा? पापा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा तो वो एक बार फिर से चीख उठी। मैं और मम्मी वहीं पर खड़े सब देख रहे थे। आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद और तुम अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। ये कहते साथ ही पापा नीचे चले गए। उनके साथ साथ मम्मी भी नीचे चली गई थी। माधुरी अब भी वहीं पर बैठी सिसक रही थी। कुछ देर तो मैं वहीं पर रुकी और फिर मैं भी नीचे आ गई, क्योंकि मैं उससे हमदर्दी नहीं कर सकती थी। अभी मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत थी। समय बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था और पापा का व्यवहार भी मेरे साथ बिल्कुल बदल चुका था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं उनकी अपनी बेटी से ज़्यादा अच्छी हूँ। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इंसान जब अपनी मदद नहीं कर पाता तो भगवान उसकी मदद करके उसकी मुश्किल आसान कर देता है। आज ये बात भी साबित हो गई थी कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो भगवान उसे ही गड्ढे में डाल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।